नमस्कार। मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, सहआचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय गुड़ा। अभी हम जो बीए भाग प्रथम के पाठ्यक्रम प्राचीन भारत का इतिहास में व्याख्यान श्रृंखला कर रहे हैं, उसमें कनिष्क जो कि प्राचीन भारत के महान शासकों में शामिल है, उसकी प्रारंभिक स्थिति, उसका राज्याभिषेक और उसकी विजय, साम्राज्य प्रशासन, पहला व्याख्यान हम इस पर करेंगे। और दूसरा व्याख्यान उसका कनिष्क की जो बौद्ध धर्म को देन थी उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक कोटेशन के साथ स्टार्ट करेंगे कि दोनों चीज़ों की या दोनों साम्राज्य विस्तार और बौद्ध धर्म दोनों में कनिष्क का जो रुझान रहा या कनिष्क की जो उपलब्धियाँ रही, उसके लिए आर.सी. त्रिपाठी ने एक आंकलन किया है। उन्होंने कहा कि कनिष्क के व्यक्तित्व में चंद्रगुप्त की सी शौर्य, पराकाष्ठा और वीरता थी, वैसा ही अशोक महान सा उसके अंदर तत्कालीन समय धार्मिक उत्साह था। दोनों का समावेश कनिष्क में देखने को मिलता है। देखिए, कनिष्क जो था वह विम कडफिसिस के बाद में सत्तासीन हुआ। इसके समय की जानकारियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर है। विम कडफिसिस से इसका क्या रिश्ता था, कुषाण वंश का यह शासक था, प्रारंभिक स्थल इसके कौन से थे, और राज्याभिषेक जो आज भी एक पहेली बना हुआ है। तो इसके प्रारंभिक स्थिति में अपन चर्चा करें तो कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक, एक महान विजेता, सफल प्रशासक एवं बौद्ध धर्म का संरक्षक था। ये सारे व्यक्तित्व कनिष्क के अंदर हमें नजर आते हैं। उसने बहुत बड़ी बड़ी विजय करी। जब उसकी विजय की चर्चा करेंगे तब हम देखेंगे कि उसने कितने लंबे क्षेत्र पर शासन किया। राज्याभिषेक की तिथि देखिए, राज्याभिषेक जो है कनिष्क का, वह जैसा कि मैंने कहा आज भी एक पहेली बना हुआ है। फ्लीट ने कहा है कि उसने 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की स्थापना की। कुछ इतिहासकार 101 ईस्वी में इसका मानते हैं, लेकिन बहुत से समय की समीक्षा करने के बाद में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 78 ईसा के अंदर 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ, राज्याभिषेक हुआ। और यह जो राज्याभिषेक हुआ इसे शक संवत के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि कनिष्क अगर कुषाण वंशी शासक था तो इसे शक संवत क्यों कहा गया, कुषाण संवत क्यों नहीं कहा गया? तो उसके लिए कहा जाता है कि इसके बाद के जो शासक थे, कुषाण वंश के शासक, वो बहुत ज़्यादा प्रतापी या लंबे समय तक शासन करने वाले नहीं रहे। तो इस समय उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में शक क्षत्रपों का राज हो गया था, और उन शक क्षत्रपों ने आने वाले 200 से 300 वर्षों तक भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत पर शासन किया, और उनके द्वारा इसी संवत को चलाया गया। इसलिए यह शक संवत के नाम से जाना जाता है, जो कि वर्तमान में हिंदुस्तान का राष्ट्रीय संवत भी है, शक संवत। अब हम चर्चा करते हैं कनिष्क की विजयों की। कनिष्क की विजयों में, और कनिष्क की विजयों से पहले फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ आर.सी. त्रिपाठी का कोटेशन कि आर.सी. त्रिपाठी के अनुसार उसमें चंद्रगुप्त की सी सैनिक योग्यता एवं अशोक महान सा धार्मिक उत्साह था। दोनों का समावेश हमें उसमें देखने को मिलता है। बहुत सी जगह यह भी देखने को मिलता है कि प्रारंभिक काल में कनिष्क जो था वह शैव मतावलंबी था, सूर्य व अग्नि की पूजा किया करता था। लेकिन जैसे ही उसको मगध की विजय हुई, जो मगध की विजय हम चर्चा करेंगे, मगध की विजय में अश्वघोष नामक विद्वान उसे मिला, और कहा यह जाता है कि उससे प्रभावित होकर उसने बौद्ध धर्म को धारण किया था। जब मगध की विजय हुई तो उसमें उसे विशेष चीज़ें जो मिली वो दो थी। एक तो अश्वघोष नामक विद्वान जिसने उसका जीवन चरित्र बदल के रख दिया, और दूसरा बुद्ध का भिक्षा कमंडल, और ये प्राप्त करके वह वापस पेशावर या फिरोजपुर जो कि उसकी राजधानी थी वहाँ पर वह लौट आया, और ये अफगानिस्तान जाने वाले रास्ते पर ये पड़ा करती थी। पाटलिपुत्र को, मगध की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र को, उसके अधीन बतलाया गया है, यानी कि निश्चित रूप से उसने मगध को विजित किया था। काश्मीर विजय, कल्हण की जो राजतरंगिणी है उसके अंदर
कनिष्क की काश्मीर विजय का वर्णन किया गया है कि उसने काश्मीर विजय करी थी और वहाँ पर उसके द्वारा कनिष्कपुर नामक एक शहर भी बसाया गया था, जो आज कश्मीर में श्रीनगर के नाम से छोटे से नगर के रूप में आज भी वहाँ पर स्थापित है। वही कनिष्कपुर शहर हुआ करता था। और सबसे बड़ी जो इस समय इसकी स्थिति देखने को मिलती है कश्मीर के अंदर, कि इसके द्वारा कुंडलवन नामक स्थान पर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया गया था, जो कि बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल है। तीसरा, शक क्षत्रपों से युद्ध। उसका एक वृत्तांत यह भी मिलता है कि उसने मालवा व उज्जैन के जो शक क्षत्रप थे उनको अपने शासन के 11वें वर्ष में युद्ध में पराजित किया था और इन क्षेत्रों को अपने अधीन उसके द्वारा कर लिया गया था। तो ये क्षेत्र भी उसके अधीन आते हैं। फिर देखिए, तत्कालीन समय में उसका जो सबसे बड़ा संघर्ष हुआ वह है चीन पर आक्रमण। पहला जो चीन पर आक्रमण हुआ उसमें वह पराजित हुआ। पराजित होने पर उसको संधि करनी पड़ी। संधि करने के बाद में उसको कर देना पड़ा। लेकिन कनिष्क जो था बहुत महत्वाकांक्षी था, वीर था, साहसी था। उसने कुछ ही समय के अंदर और चीन को कर देने से मना कर दिया। और चीन को कर देने से मना करने के बाद में जो चीनी शासक, जो कि तत्कालीन समय अपने बड़े साम्राज्य के लिए जाने जाते थे, उन शासकों के द्वारा एक उपाधि धारण की जाती थी। वह उपाधि देवपुत्र की, वह भी इसके द्वारा स्वयं धारण कर ली गई, उसके विरोध और प्रतिरोध के स्वरूप में। जब ऐसी स्थिति बनी तो दोनों के बीच दोबारा संघर्ष जो था वह असंभावी हो गया। और ऐसे में कनिष्क ने एक दूत मंडल वहाँ पर भेजा, लेकिन उसके राजदूत को वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। कहते हैं कि इससे कनिष्क बहुत नाराज हुआ और उसने अपने सेनापति जनरल सी के अधीन 70,000 घुड़सवारों की एक सेना के साथ चीन पर आक्रमण कर दिया। चीन की शासन बागडोर इस समय होती नामक शासक के अधीन थी। होती का जो प्रधान सेनापति था पान चाओ, वो तत्कालीन समय विश्व परिदृश्य में सबसे सफल सेनापतियों के रूप में गिना जाता था। इसका सेना का सामना पान चाओ की सेना से हुआ और इस युद्ध में पान चाओ की विजय हुई और कश्मीर के शासक या हिंदुस्तान के शासक भी कह सकते हैं, कनिष्क की करारी पराजय हुई। कनिष्क की पराजय होने से उसकी जो तत्कालीन समय स्थिति बनी हुई थी उस स्थिति में भी गिरावट आई, उसके वर्चस्व में भी गिरावट आई और उसे कर देना पड़ा चीन को। लेकिन यह बात लंबे समय तक वह बर्दाश्त नहीं कर पाया। कुछ समय के बाद जैसे ही पान चाओ की मृत्यु हुई, होती का शासन बदला, पान हुआ वहाँ का नया सेनापति बना। ऐसे में कनिष्क के द्वारा दोबारा से आक्रमण किया गया वहाँ पर और चीन को उसके द्वारा पराजित किया गया। ये एक बहुत ही गौरवशाली विषय है कि भारतीय क्षेत्र के शासक के द्वारा चीन को पराजित किया गया। न केवल उसको पराजित किया बल्कि उसके बहुत से क्षेत्र थे, यारकंद, खोतान, काशगंध, ये सारे प्रदेश उसके द्वारा विजित करके हिंदुस्तान में सम्मिलित कर लिए गए। ये जो सारे प्रदेश हैं यह उत्तर पश्चिमी सीमांत के प्रदेश थे और इन क्षेत्रों को हिंदुस्तान की सरहद में जो लाया गया वह कनिष्क के द्वारा लाया गया था। और इस विजय के बाद में इसकी ख्याति बहुत बढ़ गई थी, उसने अपनी स्थिति को बनाया था। अब इसके आगे इसका बहुत लंबा साम्राज्य स्थापित हुआ। अब यहाँ पर कनिष्क ने अपनी राजधानी जो थी वो पेशावर या जिसे पुरुषपुर भी कहा गया है, वह कनिष्क की राजधानी हुआ करती थी। अब अपन चर्चा करते हैं कि कनिष्क ने साम्राज्य विस्तार किया, उसमें कौन कौन से क्षेत्र मूल रूप से आते थे। देखिए, तत्कालीन समय बहुत बड़े क्षेत्र पर इसके द्वारा शासन किया गया। बहुत से राजपूत राजाओं ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। तत्कालीन समय प्रसार की स्थिति के अंदर ये जब भी आक्रमण करता था क्षेत्रों को विजित करके उनको समला देता था और उनसे वार्षिक कर लिया करता था। तो बहुत से राजाओं के द्वारा इसे कर देने की स्थिति भी मिलती है। तो इसके साम्राज्य का अपन आंकलन करते हैं कि उत्तर में कश्मीर तथा पश्चिम में सिंधु घाटी से लेकर दक्षिण में विंध्य मेखला और बिहार तक इसका राज्य विस्तृत था। यानी कि एक बहुत बड़े राज्य पर इसके द्वारा तत्कालीन समय शासन किया जा रहा था। उसके बाद में इसकी जो स्थिति बनी, न केवल हिंदुस्तान में, भारत के बाहर भी बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जिन पर कि यह शासन कर रहा था। वो कौन कौन से थे? भारत के बाहर अफगानिस्तान, बिलोचिस्तान, बैक्ट्रिया, खोतान, यारकंद तथा काशगर, ये निश्चित रूप से इसके क्षेत्र में समाहित नजर आते हैं कि ये विदेशी जो क्षेत्र थे
वह सारे के सारे क्षेत्र इसके अधीन थे और वह इसके राज्य में सम्मिलित थे। इतने बड़े राज्य पर इसके द्वारा शासन किया जा रहा था। प्रारंभिक स्थितियों में बहुत ज़्यादा विवरण इसकी प्रारंभिक स्थितियों का हमें नज़र नहीं आता है, लेकिन उसके बाद की स्थितियाँ स्पष्ट रूप से नज़र आती हैं। यह प्राचीन भारत के महान शासकों में से एक था। अब इसका अंतिम पक्ष अपन चर्चा करें कि इसका शासन प्रबंध कैसा था। इसने बहुत अच्छे शासन प्रबंध को स्थापित कर रखा था और इसके द्वारा अपने क्षेत्रों को साम्राज्य में विभक्त करके वहाँ क्षत्रप और महाक्षत्रप नियुक्त कर रखे थे। ये क्षत्रप और महाक्षत्रप वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का और वहाँ के सामाजिक स्तर का, आर्थिक व्यवस्थाओं का सभी का निर्धारण इन क्षत्रपों और महाक्षत्रपों के द्वारा किया जाता था। और ये महाक्षत्रप जो होते थे ये एक राज्य के प्रमुख के रूप में हुआ करते थे और ये सारे कनिष्क को सारी स्थितियों से अवगत कराया करते थे। यानी कि विकेंद्रित व्यवस्था के अंदर कनिष्क का शासन प्रबंध हमें देखने को मिलता है, जो कि तत्कालीन समय की एक उपलब्धि थी। और कनिष्क का शासन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण शासक के रूप में जाना जाता है और कनिष्क इन्हीं व्यवस्थाओं के अधीन प्राचीन भारत के महान शासकों में अपने आप को शुमार करता है। धन्यवाद।